जी क्विज के टोटल आपके पास क्विज की परसेंटेज आपके पास 15% होगी और असाइनमेंट्स इज 5%। OHTS आपके पास सर अगर डीएल में हुआ फिर OHTS आपके पास 50% और फाइनल एग्जाम भी आपके पास 50% है। तो ये टोटल आपके पास 100% है और ये एब्सोल्यूट आपके पास है। और इस कोर्स के लिए जो हमें बुक फॉलो करनी है वो आपके पास न्यूमेरिकल एनालिसिस बाय बर्डन एंड फेरिस। ये 9th एडिशन है आपके पास, 9th एडिशन होगा। तो इसमें आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है, इसमें हम थोड़ा सा इसका फॉर्मल इंट्रोडक्शन है न्यूमेरिकल मेथड्स का। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके पास जो आपके माइंड में रेस होना चाहिए कि व्हाई वी नीड द न्यूमेरिकल मेथड्स। Why we need numerical methods? Anyone want to share his opinion? Please go ahead. Why we need the numerical methods? जी को बताना चाहिए कि numerical methods आपके पास क्यों जरूरी हैं? Why we need the numerical methods? सर बेसल फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा जी कोई और बताना चाहे? Why we need numerical methods? सर क्योंकि ये हमारे जो है सॉल्यूशन को सिंपल कर देते हैं। सॉल्यूशन को सिंपल कर देते हैं। अच्छा, और कोई? जी कोई और बताना चाहिए इसके बारे में? न्यूमेरिकल मेथड प्रिसाइज आंसर लेने के लिए। प्रिसाइज आंसर लेने के लिए, ठीक है। और कोई? मोहम्मद अली? अच्छा देखिए आपके पास, चलिए मैं आपको इसका आंसर करता हूँ। देखिए मैथमेटिक्स में आपके पास जो डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें कोई ना कोई स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है। जैसे अगर हम कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास ऐसे होते हैं कि जिनका हम एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, जिसे हम एनालिटिकल सोल्यूशन भी कहते हैं। लेकिन समटाइम्स कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि उनमें हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड करना या एनालिटिकल सोल्यूशन फाइंड करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि उस केस में हम न्यूमेरिकल मेथड्स को यूज़ करते हैं टू अप्रॉक्सीमेट द सोल्यूशन। दैट्स व्हाई वी नीड द न्यूमेरिकल मेथड्स। अब इसमें न्यूमेरिकल मेथड्स को यूज़ करने से जो आपके पास सॉल्यूशंस आते हैं, दो सॉल्यूशंस आर कॉल्ड द न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस एंड दीज आर द अप्रॉक्सीमेटेड सॉल्यूशंस। आपके पास वो न्यूमेरिकल मेथड सबसे अच्छा कंसीडर होगा, या आप उस डिफरेंट न्यूमेरिकल मेथड्स में से आप उस न्यूमेरिकल मेथड को प्रेफर करते हैं जो आपको एग्जैक्ट से बिल्कुल क्लोज या उसके बिल्कुल जिनमें एग्जैक्ट में और अप्रॉक्सीमेटेड सोल्यूशन में एरर का मार्जिन कम से कम हो, तो वो न्यूमेरिकल मेथड हमारे लिए सूटेबल होता है और बेस्ट होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये आपके पास बेसिकली याद रखिए कि मैथमेटिक्स में टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट। वन इज द एनालिटिकल सॉल्यूशन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड द एग्जैक्ट सॉल्यूशन, एंड अदर वन इज द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन व्हिच इज कॉल्ड द अप्रॉक्सीमेटेड सॉल्यूशन। अप्रॉक्सीमेट करते हैं हम उसमें सॉल्यूशन को, जिस ऐसी तमाम प्रॉब्लम्स जिनको सॉल्व करने में जिनको हम एग्जैक्ट फॉर्म में सॉल्व नहीं कर सकते, उनके लिए हमें न्यूमेरिकल मेथड्स की ज़रूरत होती है। और देखिए न्यूमेरिकल मेथड्स को यूज़ करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है। बाय हैंड उसको न्यूमेरिकल मेथड्स को समटाइम सॉल्व करना वेरी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, तो हमें उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कंप्यूटर के अंदर हम उसकी न्यूमेरिकल मेथड्स की करते हैं। जैसा कि उसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर पैकेजेस यूज़ किए जाते हैं, जैसे मैटलैब वगैरह यूज़ की जाती है, जिसमें हम कोडिंग करते हैं डिफरेंट न्यूमेरिकल मेथड्स की, और फिर हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग these numerical by using these different techniques.
उसके बाद देखिए आप लोग हैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, तो उसमें याद रखें कि किसी भी केस में अगर आप कोई भी प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो साइंटिफिकली जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके आपको 2-3 स्टेप्स जो हैं वो पहले आइडेंटिफाई करना पड़ते हैं, जिसकी बुनियाद पे आप अपना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ये रूल्स साइंस में भी एप्लीकेबल हैं और आपके पास इंजीनियरिंग में भी एप्लीकेबल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो सब जो फर्स्ट के पास स्टेप होता है, द फर्स्ट स्टेप इज द टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। मीन सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। ये आपके पास इसमें साइंस एंड इंजीनियरिंग में हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप यूज़ करते हैं वो हमारे पास है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को कि ये जो प्रॉब्लम जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं इसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, किन कॉन्स्ट्रेंट्स के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है और किस तरह से ये डिफरेंट वेरिएबल से ये अफेक्टेड होता है। तो फर्स्ट आपके पास याद रखें कि जब आपके पास इंजीनियरिंग में आपके पास जो फर्स्ट चीज़ है वो आपके पास है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि आप प्रॉब्लम को सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि आपके पास प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या, और उसमें हम फिर उसकी इनिशियल कंडीशंस भी डिफाइन करते हैं, सम टाइम उसकी बाउंड्री कंडीशंस भी हम डिफाइन करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है आपके पास साइंस एंड इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सेकंड जो आपके पास है वो फार्मूलेशन ऑफ सोल्यूशन है। सेकंड जो आपके पास स्टेप है दैट्स द फार्मूलेशन ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, फार्मूलेशन ऑफ सोल्यूशन आपके पास क्या है, वी नीड टू यूज सम फिजिकल लॉज और मॉडल्स टू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम और गवर्निंग इक्वेशंस। आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा कि फार्मूलेशन ऑफ सोल्यूशन करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स चाहिए होते हैं या हमें कुछ ऐसी गवर्निंग इक्वेशंस चाहिए होती हैं जो हमारे प्रॉब्लम्स को डिफाइन कर दें। जैसे आप लोगों के लिए इसकी फेमस एग्जांपल जैसे आपके पास न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि जिसकी स्टेटमेंट आपके पास F इज इक्वल टू ma है। तो ये आपके पास एक फिजिकल फिनोमिना को रिप्रेजेंट करता है, F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। इसी तरह कंजर्वेशन ऑफ मास है आपके पास, इसकी एग्जांपल है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आप लोगों ने शायद पढ़े हो। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स होते हैं ये हमारे पास फार्मूलेशन ऑफ सोल्यूशन में आते हैं। अब जब हम प्रॉब्लम को फर्स्ट में आइडेंटिफाई कर लेते हैं फिर हम उसके सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। सॉल्यूशंस गेट करने के लिए हमें गवर्निंग इक्वेशंस की ज़रूरत होती है या हमें फिजिकल लॉज की ज़रूरत होती है जिनको हम यूज़ करते हैं उस प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए। इसके बाद जब आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं तो आपके पास सम टाइम प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है कि जिसको आप एनालिटिकली सॉल्व कर सकते हैं, बाय हैंड आप उसका एग्जैक्ट फॉर्म में सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन सम टाइम आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी होते हैं जिनके एग्जैक्ट फॉर्म में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल नॉन लीनियर फिनोमिना अगर हो तो उस केस में हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हमें न्यूमेरिकल मेथड्स को यूज़ करना पड़ता है। तो सेकंड स्टेप में जब आप फार्मूलेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ जाएं तो आप उसमें न्यूमेरिकल मेथड्स को भी माइंड में रखें और एनालिटिकल मेथड्स को भी माइंड में रखें। हम इन दोनों में से कोई एक अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, आइदर एनालिटिकल अप्रोच और हम यूज़ कर सकते हैं उसको न्यूमेरिकल अप्रोच भी हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ जो हमें सबसे पहले एक और चीज़ हमें इसमें अपने माइंड में रखनी चाहिए कि जब हम गवर्निंग इक्वेशंस को फार्मूलेट करते हैं तो उस फार्मूलेशन के दौरान हम बहुत सारी एजम्पशंस भी कंसीडर करते हैं और फिर उन एजम्पशंस की मौजूदगी में हम उसके न्यूमेरिकल्स को यूज़ करके हम सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। जैसे आपके पास और इसमें कैसे हम कौन से न्यूमेरिकल मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं और किन को हम यूज़ नहीं कर सकते, ये हमारे पास डिपेंड करता है नेचर ऑफ द प्रॉब्लम पे। जिस टाइप का हमारे पास प्रॉब्लम होगा उसी टाइप के हम न्यूमेरिकल मेथड्स उसमें यूज़ करेंगे। मीन हर न्यूमेरिकल मेथड आपके पास फिट इन नहीं होता हर प्रॉब्लम के लिए। दैट्स वाई देयर एग्जिस्ट मैनी डिफरेंट न्यूमेरिकल मेथड्स जो आप लोग इस कोर्स में चांदी के उसमें से पढ़ेंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल देखिए एजम्पशंस और सिंप्लीफिकेशंस भी हमें यूज़ करना पड़ती हैं सम टाइम। फॉर एग्जांपल अगर आप वेदर फॉरकास्ट करना चाहते हैं तो वेदर फॉरकास्टिंग के केस में आपको डिफरेंट काइंड्स की एजम्पशंस, कुछ बाउंड्रीज और ये चीज़ें आपको डिफाइन करनी पड़ेंगी या सिंप्लीफिकेशंस लेनी पड़ेंगी, तब आप वेदर फॉरकास्टिंग कर सकते हैं।
जो थर्ड स्टेप है किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो आपके पास जब आप न्यूमेरिकली उसको सॉल्व करते हैं तो वो आपके पास है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के लिए आपके पास डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, जैसे मेरे पास जैसे हम मैटलैब यूज़ करते हैं मोस्टली, या इसके अलावा और डिफरेंट लैंग्वेजेस मौजूद हैं, जैसे फोर्ट्रान भी कुछ लोग फोर्ट्रान भी यूज़ करते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट कमर्शियल पैकेजेस भी हैं जो न्यूमेरिकल सिमुलेशन के लिए यूज़ होते हैं, जैसे एनसीएस है, फ्लुएंट है, और स्टार CCM प्लस है, ओपन फॉर्म है। तो ये डिफरेंट काइंड्स के जो पैकेजेस हैं वो भी न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस को फाइंड करने, न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस को गेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो प्रोग्रामिंग जो है वो किसी भी अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस फाइंड करना चाहते हैं तो प्रोग्रामिंग उसका कोर पार्ट है। अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो आप उसको प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या है कि आपके पास जो मैथमेटिकल फार्मूलेशन आपने की है उस मैथमेटिकल फार्मूलेशन को कंप्यूटर की ज़ुबान में ट्रांसलेट करना, ताकि कंप्यूटर उसको रीड कर सके और आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन दे सके। तो प्रोग्रामिंग बेसिकली आपके पास ये है। और इसमें हम एक वर्ड यूज़ करते हैं एल्गोरिदम्स का। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि डिफरेंट टाइप्स के एल्गोरिदम्स होते हैं जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें हम जब हम आगे फर्दर मूव करेंगे इंशाल्लाह इसमें न्यूमेरिकल मेथड्स में, तो हम इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो न्यूमेरिकल मेथड्स हैं वो पढ़ेंगे, और फिर हम उनकी कोडिंग वगैरह भी देखेंगे कि कोडिंग कैसे होती। फिर जो इसमें किसी भी प्रॉब्लम, साइंटिफिक प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करते हैं तो सबसे लास्ट जो स्टेप है वो आपके पास है इंटरप्रिटेशन ऑफ द सोल्यूशन। कि मीन आपके पास जो सोल्यूशन आया है, जो कि आपके पास क्वालिटेटिव सोल्यूशन भी हो सकता है। क्वालिटेटिव मीन कि आपके पास ग्राफ्स की फॉर्म में सोल्यूशन हो सकता है, या आपके पास नंबर्स की फॉर्म में सोल्यूशन हो सकता है। तो अब आपने इस सोल्यूशन को इंटरप्रेट करना है। जो आपने अप्रॉक्सीमेटेड सोल्यूशन आपको मिला है थ्रू यूजिंग प्रोग्रामिंग, इस सोल्यूशन को अब आपने इंटरप्रेट करना है कि मीन जो आपका प्रॉब्लम था, क्या वो जो सोल्यूशन या आउटकम जो आपके पास आई है उसको इंटरप्रेट करना कि ये किस फिजिकल फिनोमेना को रिप्रेजेंट करता है। ये इसके इंटरप्रिटेशन ऑफ द सॉल्यूशंस में आता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आए? इसमें अगर किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली वो अपना क्वेश्चन कर सकता है। सर ये जो मैकेनिकल वाले स्टडी करते हैं फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, सर ये बेसिकली उसी तरह का सर आप बात करें? देखिए मैं उसमें असल में आप लोगों को मैं आपको थोड़ी सी उसकी डिटेल बता देता हूँ। जी, आपके ये फाइनाइट एलिमेंट से रिलेटेड आपके पास एक चीज़ है, मैं आपको एक उसकी थोड़ी सी न्यूमेरिकल मेथड्स की डिटेल आपको बता देता हूँ। देखिए न्यूमेरिकल मेथड्स बेसिकली आपके पास 3 डिफरेंट काइंड्स के न्यूमेरिकल मेथड्स हैं। कुछ न्यूमेरिकल मेथड्स ऐसे हैं जो हम अलजेब्राइक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। अलजेब्राइक इक्वेशंस जैसे आपके पास वो सिंगल वेरिएबल में है या 2 वेरिएबल्स में है, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट न्यूमेरिकल मेथड्स हैं। जैसे अगर आपने अलजेब्राइक इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो आपके पास बाइसेक्शन मेथड है, रेगुलर फाल्सी मेथड है, न्यूटन रेफसन मेथड, सीकेंड मेथड, फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड। ये आपके पास न्यूमेरिकल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसमें। फिर आपके पास देखिए कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जो ओडी की फॉर्म में होते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट न्यूमेरिकल मेथड्स हैं। जैसे उसमें आइलर्स मेथड है और रंजे-कुत्ता मेथड है, जिसमें रंजे-कुत्ता आर के 1 2 3 4 डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स हैं ओडीज को सॉल्व करने के लिए। ये एक न्यूमेरिकल मेथड्स के एक अनदर टाइप है। फिर इसी तरह न्यूमेरिकल मेथड के एक अनदर टाइप आपके पास पीडीई है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। आपके पास कुछ फिजिकल फिनोमेना ऐसा भी होता है जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में डिफाइन होता है। तो उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में जब आपके पास कोई फिनोमेना हो, तो उस केस में जो आप न्यूमेरिकल मेथड जो मोस्टली अभी दुनिया में यूज़ किए जाते हैं वो आपके पास 3 तरह के हैं। एक उसमें फाइनाइट डिफरेंस मेथड है, एक आपके पास फाइनाइट एलिमेंट मेथड है, एक आपके पास फाइनाइट वॉल्यूम मेथड है। तो इस तरह ये 3 डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं न्यूमेरिकल मेथड्स की। कुछ न्यूमेरिकल मेथड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ यूज़ किए जाते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए। इसी तरह अगर आप मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर आपके पास कोई इक्वेशंस हैं या सॉल्यूशंस हैं, तो उस केस में आप जैकोबी मेथड यूज़ करते हैं, गॉस सीडल मेथड यूज़ करते हैं, एसओआर मेथड है, सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन मेथड, वो यूज़ करते हैं। तो ये आप समझें कि इसकी 4 डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं न्यूमेरिकल मेथड्स की।
अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम आपके पास ओडी की फॉर्म में है तो उसके लिए डिफरेंट मेथड है, अगर पीडीज की फॉर्म में है तो उसके लिए डिफरेंट मेथड है, अगर आपके पास वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में है तो उसके लिए डिफरेंट मेथड है, और मैट्रिक्स के लिए डिफरेंट मेथड है। ठीक है। अब इसमें देखिए इंजीनियरिंग में जो ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ किए जाते हैं मेथड, जो मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं वो बेसिकली आपके पास फाइनाइट डिफरेंस मेथड है, फाइनाइट एलिमेंट मेथड और फाइनाइट वॉल्यूम मेथड है। ये तीन मेथड्स मोस्टली ज़्यादा पॉपुलर हैं अमंग द साइंटिफिक कम्युनिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिशियंस बोथ। एनी अदर क्वेश्चन? सर ये दोबारा बता दें तीन मेथड्स। एक आपके पास फाइनाइट डिफरेंस मेथड है, एक आपके पास फाइनाइट एलिमेंट मेथड है, और एक आपके पास फाइनाइट वॉल्यूम मेथड है। सर ड्यूरिंग कोर्स हम कोई सॉफ्टवेयर के ऊपर भी सिमुलेशन करेंगे? जी, इसमें अगर आप देखिए इन तीनों की, इसमें जो आपके पास एक तो आपके पास सिमुलेशन करने के लिए एक तो आपके पास है प्रोग्रामिंग, कि मीन आपकी अपनी प्रोग्रामिंग स्किल अगर स्ट्रांग है तो आप अपनी कोडिंग खुद कर सकते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स की। और दूसरा सेकंड ऑप्शन आपके पास कमर्शियल पैकेज का यूज़ है, जैसे मैंने आपको बताया NCSIC, वो उसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। जैसे अगर आपने फ्लूइड रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसके लिए एक डिफरेंट मॉड्यूल है, अगर आपने कम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज के लिए कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उसके लिए डिफरेंट मॉड्यूल है। इसी तरह कुछ फ्री सॉफ्टवेयर भी हैं। ये कमर्शियल पैकेजेस, जो मोस्टली कमर्शियल पैकेजेस हैं, ये सारे के सारे लाइसेंस बेस्ड हैं, मीन आपको ये बाय करना पड़ते हैं, परचेज करना पड़ते हैं। और कुछ फ्री सॉफ्टवेयर भी होते हैं, जैसे ओपन फॉर्म है, वो एक फ्री सॉफ्टवेयर है, उसमें आप अपनी ज्योमेट्री खुद से डिफाइन कर सकते हैं प्रॉब्लम की, और फिर उसमें कोडिंग आपको फिर खुद करना पड़ती है उसमें। इसी तरह फ्री FEM है, उसमें भी कुछ लोग प्रोग्रामिंग उसमें भी करते हैं, कोडिंग वगैरह उसमें भी यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट टेक्निक, डिफरेंट आप समझें कि अवेलेबल रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, फिर आप उनको यूज़ करते हैं। आप लोगों के कोर्स की जो कह लें कि आपकी इसकी स्कोप है आपके कोर्स का, वो न्यूमेरिकल मेथड्स हैं जो हम अलजेब्राइक इक्वेशंस के लिए पढ़ेंगे, और ओडीज के लिए कुछ पार्ट उसमें हम यूज़ करेंगे, और उसके लिए जो हम कोडिंग वगैरह के लिए यूज़ करेंगे वो बेसिकली मैटलैब में ज़्यादातर कोडिंग की जाती है इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल्स में। सर ये जो फॉर इलेक्ट्रिकल, सर अभी आपने एनसिस का कहा था सर, फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स तो एनसिस मैक्सवेल इस्तेमाल हो रहा है ना सर, तो वो हम क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? वो इसलिए नहीं यूज़ कर ले, देखें आपके पास क्योंकि आप लोग इसमें न्यूमेरिकल मेथड्स की पहले बेसिक्स पढ़ेंगे ना, आपको देखिए उसमें ठीक है आपके पास वो कमर्शियल पैकेज मौजूद है, लेकिन उस कमर्शियल पैकेज को यूज़ करने के लिए भी पहले आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ट्रेनिंग ऐसे कि आप उसमें देखें ना, आप उसमें पहले ज्योमेट्रीज वगैरह बनाना सीखेंगे, मैश बनाना सीखेंगे, फिर उसमें और डिफरेंट उसमें उसके पैरामीटर्स होते हैं जिनके बारे में होना ज़रूरी है। सम टाइम ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं कि जिसमें आपको खुद से कुछ कोडिंग करनी पड़ती है, मीन आप खुद से कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं उसी सॉफ्टवेयर के अंदर। उसमें ऑप्शन होता है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है, UDF जिसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, कि मीन आप अपनी मर्जी से एक फंक्शन डिफाइन करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप उसका रिजल्ट गेट करते हैं। तो ये कमर्शियल पैकेज यूज़ करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें आपको पहले आपको उसके लिए कोई थोड़ी बहुत ना हाउ नो चाहिए होती है, इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि कैसे इसको यूज़ करना है। अगर आप डायरेक्ट जंप इन कर जाएंगे कमर्शियल पैकेज में, पैकेज को यूज़ करने में, तो उसमें काफ़ी सारे आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकते हैं। जी Right, कोई sir. और क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन? सर मैंने ये पूछना था ना, देखिए कोविड फिर से आ गया, तो इस दफा क्या मार्किंग का क्या इरादा है सर होगा, मतलब डिपार्टमेंट का इस दफा स्ट्रिक्ट करने है या वही कोविड वाली? मुझे जो ग्रेडिंग क्राइटेरिया बताया गया वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया, बाकी आप अपने डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं कि क्या करना है। जी सर अब तो आप न्यूमेरिक बताएं ना। यार अब ये तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, देखते हैं। अभी तो आज पहला दिन है, तो पहले दिन में मैं कैसे बता सकता हूँ आपको कुछ। अच्छा नहीं, मुझे देखिए, होता है कि यार बच्चों को हमने ऐसे लेके चलना है। देखते हैं, अभी क्लासेस तो होने देना, क्लासेस तो चलने दें, फिर उसके बाद अगर आप फिजिकल प्रेजेंस में होंगे तो फिर डिफरेंट उसका क्राइटेरिया होगा, फिर देखते हैं अभी क्या होता है इसमें। जी न्यूमेरिकल मेथड से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आपका? सर रिक्वेस्ट है सर। जी सर जी कल से सामने। आप शुरू कराइएगा सर, आज इंट्रो भी ठीक है सर। ये आज इंट्रो ही है।
आप लोगों को ये इंट्रो ही मैं बेसिकली बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ कि हम इसमें करेंगे क्या क्या और क्यों हम कर रहे हैं ये सारा प्रोसेस ना, वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जी बताएं। सर आप ही कंटिन्यू करेंगे, मतलब आप ही पढ़ाएंगे ये सब्जेक्ट, क्योंकि हमारे जो हमें टाइम टेबल मिला था उस पे कोई और इंस्ट्रक्टर का नाम है। नहीं, मुझे ही असाइन किया गया, ये कोर्स मैंने ही पढ़ाना है। ये मैथ 351 ही है ना, न्यूमेरिकल मेथड्स। यस सर। जी, ये मैंने ही पढ़ाना है ये कोर्स। सर क्योंकि हमारे उस पे ना कोई डॉक्टर साजिद का नाम शो हो रहा था, आई थिंक सो। यार मेरा नाम डॉक्टर सजाद है, मैं ही हूँ। फिर आपकी वो आईडी पे मिस्टर मोहम्मद इरफान क्यों लिखा हुआ है सर हम लोगों को? हाँ मोहम्मद इरफान लिखा है। अब हमें मोहम्मद इरफान के नाम से शो हो रहे हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मोहम्मद इरफान के नाम से शो हो रहा हूँ। जी यस सर। सर। यस सर। अच्छा, वैसे मुझे तो जो एड्रेस दिया गया था मैंने उसी से लॉगिन हुआ। बहरहाल मेरा नाम डॉक्टर सजाद है, मैंने ही आप लोगों को पढ़ाना है। गुड हो अच्छा गया। अच्छा, अब हम आगे बात करें इसमें। देखिए आप लोगों ने इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से अगर आप बात करें, देखिए जब भी आप किसी साइंटिफिक प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको जो स्टेप्स बताए हैं वो स्टेप्स आपको अपने माइंड में रखना पड़ेंगे। पहले सबसे पहले ये है कि आपके पास आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद फार्मूलेशन ऑफ प्रॉब्लम है, जैसे आपने गवर्निंग इक्वेशंस बनानी है, कोई उसके लिए मॉडल यूज़ करना है, वो आप लोगों ने उसमें यूज़ करना है। फिर आपने सिंप्लीफिकेशन या एजम्पशंस जो भी हैं वो उसमें आपने इसमें यूज़ करनी है। इसी तरह थर्ड जो स्टेप होता है वो आपके पास है प्रोग्रामिंग। जब आपके पास गवर्निंग इक्वेशंस आ जाएं तो आपने उन गवर्निंग इक्वेशंस को, जो भी सॉफ्टवेयर आपको ज़्यादा बेस्ट आता है उसमें आप उसको फार्मूला को ट्रांसलेट करते हैं। जैसे मैटलैब है ना, मैटलैब बेसिकली करती है मैट्रिसेस की फॉर्म में। मैटलैब मीन मैट्रिक्स लेबॉर्ट्री है, ठीक है। तो उस केस में आपके पास मैट्रिसेस की फॉर्म में आपको अपने सॉल्यूशन को कन्वर्ट करना पड़ता है। जहाँ तक ये फोर्ट्रैन की बात है, फोर्ट्रैन को आप इस तरह से रीड कर सकते हैं कि FOR को आप अलग से ले लें और TRN को अलग से ले लें। FOR जो है वो स्टैंड करता है आपके पास फार्मूला, और ट्रेन स्टैंड करता है ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है। मीन आप फार्मूलाज को ट्रांसलेट करते हैं इसमें इन द फॉर्म ऑफ कोडिंग लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, इसमें आपके पास जब भी आप न्यूमेरिकल मेथड्स को अप्लाई करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं होगा कि आपके पास सोल्यूशन जो वो स्मूथ फॉर्म में सोल्यूशन आ जाए। मीन उसमें जब आप कोडिंग करते हैं तो उसमें चांस होता है कि आपके पास एरर भी आ सकता है, जिसे हम कोडिंग में अगर कोई एरर आए तो उसे हम बग कहते हैं। अगर कोई प्रोग्राम आपने लिखा है, उस प्रोग्राम में कोई एरर आ रहा है, मीन वो रन नहीं हो रहा, तो वो उसमें बग है। या सम टाइम ऐसा होता है कि प्रोग्राम रन कर जाता है, आपको रिजल्ट भी मिल जाते हैं, लेकिन आप श्योर नहीं होते कि क्या ये जो मुझे रिजल्ट मिले हैं क्या ये वाकई इस प्रॉब्लम का आउटकम है या नहीं है। तो उसके लिए आपके पास क्या तरीकाकार होता है कि आप कैसे अपने सॉल्यूशन को वैलिडेट कर सकते हैं। देखें, आप लोग याद रखिएगा कि न्यूमेरिकल मेथड्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपके पास है आपके सॉल्यूशंस की वैलिडिटी, कि वेदर आपका सॉल्यूशन वैलिड है या नहीं है। तो वैलिडिटी हम कैसे चेक कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास 3 डिफरेंट वेज हैं वैलिडिटी चेक करने के। अपने जो प्रोग्राम आपने किया, ये जो प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया, उसकी कोडिंग की, उसकी आउटकम आई, उस आउटकम को वैलिड बनाने के लिए या वैलिड समझने के लिए उसके आपके पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। एक मेथड आपके पास ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक नॉन लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशन को सॉल्व किया है और आपके पास एक सोल्यूशन आ गया, तो आपने वैलिडिटी ऑफ सोल्यूशन को वेरीफाई, आप अपनी वैलिडिटी ऑफ सोल्यूशन को वेरीफाई कर सकते हैं कि जो सोल्यूशन आपके पास आया है न्यूमेरिकल सोल्यूशन, वो हमेशा नंबर्स की फॉर्म में होगा ना। तो आप उन्हीं नंबर्स को अगर सब्स्टिट्यूट करें बैक अपनी अलजेब्राइक इक्वेशन में, तो अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए उस नंबर के पुट करने से, तो आपका सोल्यूशन उसमें वैलिड है, आपने करेक्ट उसकी इम्प्लीमेंटेशन की है। ये नॉन अलजेब्राइक केस में ये हम स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं टू वैलिडेट द सोल्यूशन। सेकंड आपके पास क्या हो सकता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक नॉन अलजेब्राइक इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हो। आप किसी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, किसी भी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को या कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं जो कि जिसमें आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस का सोल्यूशन फाइंड किया है, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि आप आपने अपनी प्रॉब्लम के लिए जो कोडिंग किया और उसका सोल्यूशन फाइंड किया है,
आप देखेंगे कि अगर अवेलेबल लिटरेचर में ऑलरेडी किसी ने उस किस्म का एक प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है तो आप अपने रिजल्ट्स को उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, और कंपैरिजन से क्वालिटेटिव कंपैरिजन भी कर सकते हैं और आप क्वांटिटेटिव कंपैरिजन भी कर सकते हैं। क्वालिटेटिव कंपैरिजन क्या है कि आप दोनों जो एक ऑलरेडी सॉल्व प्रॉब्लम है और जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया है उन दोनों के ग्राफ्स का कंपैरिजन बना लें और आप देखें कि उनमें डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर डिफरेंस दोनों प्रॉब्लम्स में डिफरेंस 10% या लेस देन 10% है तो वो एक्सेप्टेबल डिफरेंस है। मीन उसमें डिफरेंट आपके पास स्ट्रेटजी के डिफरेंस की वजह से हो सकता है डिफरेंस आ रहा हो, लेकिन अगर डिफरेंस मोर देन 10%, इवन 15%, 19% या 20% का अगर डिफरेंस आ रहा है दोनों में, तो इसका मतलब है कि आपके प्रॉब्लम, आपके जो सोल्यूशन है उसमें सोल्यूशन में कुछ प्रॉब्लम है। यू नीड टू रिविजिट योर प्रोग्राम एंड यू नीड टू रिविजिट योर प्रॉब्लम एंड सॉल्व अगेन। ठीक है, ये आपके पास अगर कॉम्प्लिकेटेड किस्म का प्रॉब्लम आपके पास आ गया। अगर आपने कुछ ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं जिसमें आपने डिफरेंट बाउंड्री या इनिशियल कंडीशंस आपने यूज़ किए हैं, अगर आपने कोई फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम सॉल्व किया और उसका आपके पास सोल्यूशन नहीं है, मीन सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है, या उससे पहले किसी ने ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया हुआ, तो उस केस में आपके पास जो वैलिड मेथड है, वैलिड मेथड आपके पास ये है कि आप उसी प्रॉब्लम को 2-3 डिफरेंट इनिशियल और बाउंड्री कंडीशंस लेके सॉल्व करें और फिर उन रिजल्ट्स को आपस में कंपैरिजन करें। अगर वो रिजल्ट्स आपको सेम ट्रेंड देते हैं, एक जैसा आपको बिहेवियर देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो प्रॉब्लम है वो वैलिड, आपने उसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया है। ठीक है, ये 3 डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं या 3 डिफरेंट वेज हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल मेथड्स को वैलिडेट करने के लिए। ठीक है, तो पहले हम रिपीट करे थे जी सर, फर्स्ट नंबर रिपीट करे थे। फर्स्ट नंबर आपके पास ये है कि अगर आपने नॉन लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशंस को सॉल्व किया और न्यूमेरिकल में, अच्छा मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि न्यूमेरिकल्स में जब आप सोल्यूशन फाइंड करते हैं, बल्कि पहले मैं एनालिटिकल का बता देता हूं, जब आप एनालिटिकल सोल्यूशन फाइंड करते हैं, क्लोज्ड फॉर्म में सोल्यूशन फाइंड करते हैं, तो सोल्यूशन आपके पास इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल आता है, इन टर्म्स ऑफ सम वेरिएबल और फंक्शन की फॉर्म में सोल्यूशन आता है। जबकि आप न्यूमेरिकल से जब सोल्यूशन फाइंड करते हैं तो सोल्यूशन आपके पास इन टर्म्स ऑफ नंबर्स आता है, नॉट अ फंक्शन, वो नंबर होते हैं कोई जो आपके पास सोल्यूशन उसका आता है। जैसे अगर आप अलजेब्राइक इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं और अलजेब्राइक इक्वेशंस में अगर आपके पास सोल्यूशन नंबर्स की फॉर्म में जो सोल्यूशन आया है, उस सोल्यूशन को अगर आप बैक सब्स्टिट्यूट करें अपनी अलजेब्राइक इक्वेशंस में, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए या वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, तो इसका मतलब आपका सोल्यूशन वैलिड है उसमें। ठीक है, ये फर्स्ट उसमें केस था। सर थर्ड आपने क्या बताया था? थर्ड के केस में, थर्ड आपके पास जो थर्ड जो केस है उसमें आपके पास ये होता है कि आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, आपने एक सर्टन बाउंड्री कंडीशंस या इनिशियल कंडीशंस अपनी प्रॉब्लम के लिए यूज़ किया, लेकिन अब आपको अवेलेबल लिटरेचर में ऐसी कोई एग्जांपल नहीं मिलती कि जिसमें वो प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हुआ हो जिससे आप अपने रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकें। तो उस केस में बेस्ट स्ट्रेटजी या बेस्ट वे ये होता है कि आप अपनी प्रॉब्लम के अंदर डिफरेंट टाइप्स की बाउंड्री कंडीशंस लें, बाउंड्री कंडीशंस या इनिशियल कंडीशंस चेंज करें और फिर आप अपने रिजल्ट्स को आपस में ही कंपेयर करें। वहाँ से आप गेस कर सकते हैं कि आपका सोल्यूशन में वैलिड है या नहीं है। ट्रेंड सेम आना चाहिए ना, कि अगर बाउंड्री कंडीशन चेंज करने से ट्रेंड डिफरेंट आ रहा है तो इट मीन्स कि देयर इज समथिंग प्रॉब्लम। अच्छा देखिए, अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करता हूँ कि आप लोगों ने कोविड-19 का एक पेंडेमिक चल रहा है, ठीक है, तो कोविड-19 के पेंडेमिक में आप लोगों ने इसके SOPs पढ़े होंगे। इन SOPs में ये आपको बताया गया है कि आपने 6 फीट का डिस्टेंस रखना है, 6 फीट का डिस्टेंस। तो आप में से कभी किसी ने सोचा कि ये 6 फीट का डिस्टेंस ही क्यों कहा गया है? ये इसको 10 फीट क्यों नहीं कहा गया या 20 फीट क्यों? खांसी आप करते हो तो फिर वो होता है ना, पार्टिकल मैक्सिमम उतना आगे जा सकता है 6 फीट तक। सर वो तो ये गैस कैसे किया गया? सर गैस वो असल में सर नहीं सर, ये जी 1 बाय 1 सर वो उन्होंने फाइंड किया होगा कुछ एवरेज निकाल के, मतलब कि मिसाल के तौर पे 4 फीट आ गया होगा, तो उन्होंने फिर सेफ्टी के लिए 4 फीट से उन्होंने 6 फीट कर दिया होगा। जी, तो वो कैसे उन्होंने डिस्टेंस मेजर किया होगा ना? नहीं इस तरह नहीं है, ऐसा नहीं होता कि बस
एक बंदे की खांसी देख लिए 4 फीट जा रही है 6 फीट जस्ट टू बी सेफ। वो तो एवरेज निकाल लियो। वैल्यूज होती है, बहुत ज्यादा डेटा होता है, ये बहुत ज्यादा डेटा होता है, उससे फिर वो खांसी का भी एक वो होता है। देखिए इसमें, अच्छा इसमें मैं आपको अगर मैं आपको कुछ अपना नॉलेज शेयर करना चाहूँ तो देखिए आपके पास होता क्या है कि इसके लिए न्यूमेरिकल सिमुलेशंस परफॉर्म की जाती हैं, कि एनिमेशंस क्रिएट की जाती हैं। एनिमेशंस में वो एक पार्टिकल जब कोई पर्सन जो है वो स्नीज करता है या कफ करता है तो उसके पार्टिकल्स की कितनी थ्रो हो सकती है, मीन वो कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं और कितने डिस्टेंस के बाद वो सेटल डाउन हो जाते हैं। तो उस केस में वो डिफरेंट सिमुलेशंस परफॉर्म करके उसमें सिमुलेशंस परफॉर्म करने के बाद ये सेफ्टी डिस्टेंस, ये जो आपके पास 6 फीट का सेफ्टी डिस्टेंस है, ये डिफाइन किया गया कि ये एक सेफ डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन इसके लिए साइंटिस्ट ने डिफरेंट सिमुलेशंस परफॉर्म किए हैं। अगर आप लोग इसको नेट पे सर्च करें तो यूट्यूब में इसकी एक एनिमेशन पड़ी है जो एक जापानीज साइंटिस्ट ने परफॉर्म की हुई है, जिसमें उसने एनिमेशन बनाई थी, मीन ह्यूमन बॉडी की एनिमेशन बनाई गई और फिर उसको उसके मुंह से कफ और स्नीज का जो ऑप्शन है वो दोनों यूज किया गया, उसके मुंह से सर आप अटेंडेंस किस तरह लिया करेंगे हमारी? सर आपकी आवाज़ आना बंद हो गई है। लाइट चली गई होगी। वैसे भी 5 मिनट ही रह गए। सॉरी ये नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो आप लोग इसमें देखिए कोविड-19 का जो केस था उसमें 6 फीट का डिस्टेंस जो है वो एक्चुअली सर वो अजीम अकरम को इनवाइट कर दो, कह रहा है उससे क्लास नहीं ज्वाइन हो रही। यार अब तो मेरे ख्याल है 1-2 मिनट रह गए क्लास के, अब नेक्स्ट टाइम फिर ज्वाइन कर लें। अच्छा इसके बाद देखें नेक्स्ट जो आपके पास है, जैसे कोविड-19 का केस है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग लिफ्ट की एक एग्जांपल देखें, जैसे लिफ्ट में क्लोज्ड एनवायरनमेंट को कोरोना वायरस के लिए सेफ नहीं कहा गया, तो लिफ्ट का एक रिसेंटली एक लिफ्ट की स्टडी परफॉर्म की गई है कि एलिवेटर में कैसे कोरोना वायरस की जो है वो फैल सकता है। तो उसके लिए भी सिमुलेशन परफॉर्म की गई हैं और उसमें सेफ डिस्टेंस मेंटेन किया गया बिटवीन द 2 पर्सन्स इन द एलिवेटर। तो आप लोग देखिए न्यूमेरिकल सिमुलेशन के लिए आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल सिमुलेशन, अगर आप लोग वाकई में अपनी लाइफ को इजी करना चाहते हैं तो न्यूमेरिकल सिमुलेशन परफॉर्म करने के लिए यू हैव टू लर्न सम सॉफ्टवेयर लाइक मैटलैब और सम अदर सॉफ्टवेयर जो आपके डिपार्टमेंट में आपको अवेलेबल है, उनको आप यूज कर सकते हैं। जी सर हमारी अटेंडेंस किस तरह लिया करेंगे आप? ये मेरे ख्याल है यहाँ से अटेंडी की शायद वो ऑप्शन होता है कि उसको डाउनलोड करना पड़ेगा जिन्होंने अटेंड किया मीटिंग। राइट सर। ठीक है, जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका डाउनलोड करके अटेंडेंस तो वो आपके पास आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये आज की क्लास हमारी इतनी थी। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम जो टॉपिक्स नेक्स्ट में पढ़ेंगे वो हमारे पास इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर ऑन अ कंप्यूटर है, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि हम कंप्यूटर्स पे नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कंप्यूटर्स एंड प्रोग्रामिंग है। और फिर हम देखेंगे कि एरर्स अगर टैकल करते हैं, एरर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसमें राउंड ऑफ एरर क्या है, ट्रंकेशन एरर क्या है, ये चीज़ें हम इसमें नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कवर करेंगे।